फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है और फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे पाया जाता है वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए हमारे को कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कैसा कैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और अभी हम कहाँ पर है, किस स्टेज पे है, और हमारे को हमारी इनकम को कैसे बढ़ाना पड़ेगा, हमारी सेविंग को कैसे बढ़ाना पड़ेगा, और हमारे सेविंग का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। ये पैसा हमारा, उसी पैसे को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा हमारे लिए कमाना शुरू करे 24/7। अगर हम सो भी रहे हैं तो पैसा हमारे लिए पैसा कमा रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज जो है मैं बात करने वाला हूं फाइनेंशियल लिटरेसी पे। तो ये वीडियो के अंदर आज मैं पूरा ये आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं स्टेप वाइज एक एक चीज समझाने वाला हूं आपको, और ये पूरी क्लैरिटी आपको दे देगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हमें क्या क्या एक्शन लेने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम को पाके वेल्थ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं अगर रिटायरमेंट एज पे पहुंचे, या हमारा कोई फाइनेंशियल गोल है कि बच्चों का एजुकेशन कराना है, या बच्चों की मैरिज करानी है, कि हमारे को ड्रीम हाउस चाहिए या ड्रीम कार चाहिए। ये सब चीज इसके अंदर आपको मिलने वाली है। तो वीडियो की शुरुआत हम करते हैं, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत होती है। हेलो दोस्तों, आज जो हमारे बताने वाला हूँ आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड फॉर द बिगिनर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड के अंदर हमारे को इन्वेस्टमेंट कैसा करना है और म्यूचुअल फंड से हम कैसे आगे फाइनेंशियल फ्रीडम को भी पा सकते हैं। तो ये दोनों तीनों बातों में बताऊंगा। तो इसके लिए पीछे थोड़ा मैं हिस्ट्री में भी जाऊंगा, आपको बताऊंगा कि हमें म्यूचुअल फंड में करना क्यों चाहिए और हमारी नीड क्या है और इसके रीजन क्या है। तो चलिए म्यूचुअल फंड फॉर द बिगिनर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हमारे इंडियन कल्चर क्या है। इंडियन कल्चर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि हम लोग जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो अपने लिए नहीं करते हैं, हमारी फैमिली के लिए सबसे पहले करते हैं। तो फैमिली फर्स्ट, और हम जो भी घर का मुखिया होता है, जो भी घर का हेड होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, वो जनरली अपने लिए इन्वेस्टमेंट, अपने लिए बचत बाद में करता है। पहले अगर दिवाली भी होगी तो पहले बच्चों के लिए कपड़े लेगा, बीपी के लिए कपड़े लेगा, माँ बाप के लिए कपड़े लेगा, भाई बहन के लिए लेगा, उसके बाद वो पैसे बचेंगे तो अपने लिए लेगा। तो इंडियन कल्चर में यह है कि फर्स्ट फैमिली और बाद में अपना। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुराने जमाने में जो ओल्ड ट्रेडिशन है, आप ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, ये जो है बेसिकली गुल्लक है। ये आप इसे समझे कि पुराने जमाने में गुल्लक हुआ करते थे, उसके अंदर हम पैसे जमा करते थे। हमारी मदर कुछ पैसे देते थे, हम गुल्लक में डाल देते थे, या हमारे फादर पैसे देते, हम गुल्लक में डाल देते थे, या हस्बैंड वाइफ है तो वो अपना वाइफ में गुल्लक रखती थी और गुल्लक में पैसे डालते थे। तो पुराने जमाने में गुल्लक हुआ करता था, उसमें पैसे डालते थे। क्यों पैसे डालते थे? क्योंकि यार बच्चों की कोई पढ़ाई के लिए पैसा लगेगा तो हम गुल्लक को फोड़ के उसमें से पैसा निकाल देंगे। पर ये गुल्लक वाली पद्धति बुरी बिल्कुल नहीं थी, ये सेविंग के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थी। पर इसमें होता क्या था कि साल 2 साल को जब गुल्लक हम खोलते थे तो उसके अंदर जितना पैसा डला है उतना ही पैसा रहता था, उसमें पैसा इंक्रीज नहीं होता था। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, ये जो जो मैंने आपको ये शेप बताया है, ये एक देखेंगे तो ये गुल्लक का शेप है। ये पूरा जो देखेंगे आप, ये गुल्लक का शेप है। ये तो ये गुल्लक का शेप है। तो इसके लिए सेविंग की प्रथा हमारे देश में शुरू से ही रही है, इंडियन कल्चर में स्टार्टिंग से ही रही है। अगर हम देखेंगे कि लड़की की शादी होती तो सोना क्यों दिया जाता, कि भाई कि मुसीबत के समय सोना काम आएगा। तो इसके लिए जो लड़की का पिता होता है, शादी के समय उसको सोना देते हैं कि भाई ये बेटे कभी आए तो इसको संभाल के रखना, और वो संभाल के गहने रखती थी और बाद में उसके काम आता था। और सोना भी आज के दिन में, गोल्ड भी काफी अप्रिशिएट हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन। अगर यहाँ पर हम देखेंगे जो सोने का जो जो नोट है, ये सॉरी सोने का नोट नहीं है, अपना 100 का नोट है। तो ये 100 का जो नोट है, ये नोट जो है, अगर मैं इस नोट को, वही गुल्लक वाली बात हुई कि इस नोट को अगर मैं तिजोरी में रखता हूँ तो क्या ये नोट का जो 100 रुपए का वैल्यू है, 100 रुपए रहेगा 10 साल के बाद में? बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि 100 का आपने अगर तिजोरी में रखा हुआ है, कहीं इसको री इन्वेस्ट नहीं किया हो तो डेफिनेटली ग्रो नहीं करेगा। तो इसके लिए 100 रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी। तो क्या वैल्यू कम होगी वो हम आगे समझते हैं इसके अंदर कि कितनी कम हो जाएगी, क्योंकि ये इन्फ्लेशन के साथ में है। तो आप ये देखिए कि यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि पेट्रोल की कीमत 1990, ये देखिए 1990 है, तो पेट्रोल की कीमत 1990 में कितनी थी और आज कितनी है, तो वो आपको मालूम चल जाएगा। एक मिनट, जस्ट अ मिनट।
देखिए पेट्रोल की कीमत 1990 के अंदर 9 रुपए 9.84 थी और 2023 में इसकी कीमत हो गई थी 96। आज की डेट में 2024 आ गया, 2025 आ गया, तो पेट्रोल की कीमत ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट मोर देन 10 टाइम्स बढ़ चुकी है। अगर उस समय 10 रुपए थी अंदाजा लगाओ तो आज 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल कीमत हो गई है। तो अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 33 ईयर्स में जो कीमतें 10 टाइम्स बढ़ गई है, यानी हर 10 साल के अंदर जो कीमत है 30% ग्रो कर रही है, यानी 3 गुना बढ़ रही है। 30% भी 3 गुना बढ़ रही है। अगर वो 10 रुपए है तो 10 साल के में वो 10 रुपए की चीज 30 रुपए हो जाती है। तो इस प्रकार से ये चीजें बढ़ रही है। वीट का रेट जो है 3 रुपए था, आज के रेट में 42 रुपए है। तुअर दाल का रेट 8 रुपए था, आज के रेट में 167 है। तो यहाँ तो ये 20 गुना के ऊपर बढ़ गया है। यहाँ पर 10 गुना या 20 गुना के ऊपर बढ़ गया। और यहाँ पर भी आप देखेंगे 3 रुपए की चीज 42 रुपए, 2 रुपए 35 पैसे 42 रुपए हो गई है। तो आप ये देखिए कि इन्फ्लेशन का जो है कितना बड़ा रोल है। तो वो जो 100 रुपए का नोट जो मैंने आपको बताया था, 100 रुपए का नोट अगर उसकी वैल्यू 1979 में अगर आप देखेंगे 1979 में 100 थी, तो आज उसकी वैल्यू 3 रुपए 10 पैसे हो गई है। तो आप जो चीज 100 रुपीज की 1979 में खरीद सकते थे, आज उसकी वैल्यू, यानी वही चीज अगर आप खरीदने जाएंगे तो आज उसकी डिवैल्यू हो गई है 100 रुपए की 3 रुपए 10 पैसे ही वैल्यू रही है। अभी वो 3 रुपए 10 पैसे में जो चीज आज आएगी वो आपको मिलेगी। तो इट मीन्स की इन्फ्लेशन के कारण आपका परचेसिंग पावर कम होता है। तो इसका मतलब है कि नोट की वैल्यू अगर पहले आप देखेंगे तो 54 हुआ करती थी, 58 हुआ करती थी, फिर 10 पैसा हुआ करता, लेकिन आज वो है ही नहीं। वो सीधा 1 रुपए, आज 1 रुपए की वैल्यू नहीं है, मिनिमम 5 रुपए की वैल्यू नहीं है। कुछ भी सामान लेने जाओ 10 रुपए का रहता है। तो आज हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप ये देखिए कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। म्यूचुअल फंड में क्यों जाने वाले, तो म्यूचुअल फंड का आगे मैं आपको डिटेल बताऊंगा। आज फिक्स डिपॉजिट का समझते हैं। आप ये नीचे वाला पोर्शन को आप भूल जाइए। एक बार जो नीचे वाला जो पोर्शन है उसको मैं आपको बताता हूँ। दिस पोर्शन यू फॉरगेट इट। ये वाला पोर्शन आप बिल्कुल एकदम इसको देखिएगा मत। इसको, ये नीचे वाला पोर्शन जो टैक्स लाइबिलिटी जिसकी है उसके लिए है। दिस इज नॉट, यू डोंट रिक्वायर टू अंडरस्टैंड। अगर आज मैं देखूंगा कि फिक्स डिपॉजिट जो है 7.70% आज के रेट में आपको इंटरेस्ट देता है फिक्स डिपॉजिट, और फिक्स डिपॉजिट 7.70 इंटरेस्ट देता है, तो क्या 7.70% सफिशिएंट है? और इन्फ्लेशन आज जो है 7.59 है, यानी 7.6 है। तो आपके पास पैसे क्या बचेगा? आप जो फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो तो 10 साल के बाद भी आपकी परचेसिंग पावर, आपके पैसे डिवैल्यू होंगे। आपके पैसे अगर आपने 1000 रुपए रखे या 50,000 लगे, लाख रखे हुए हैं, तो 5 साल के बाद में वो लाख रुपए की वैल्यू जो है कोई कंपाउंडिंग होकर 1.5 लाख या 2 लाख नहीं होने वाली। उसकी परचेसिंग पावर 1 लाख की ही रहेगी। उसके अंदर आपका पैसा ग्रो नहीं होने वाला, क्योंकि इन्फ्लेशन और एफडी के रेट बराबर है। यहाँ एफडी के रेट में बारे में बात करूंगा। जो डेवलप कंट्रीज होती है, जैसे कि यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, जापान में तो कोई इंटरेस्ट देते ही नहीं है। यूएस के अंदर इंटरेस्ट आप पकड़ेंगे तो 1% है या 2% है। अगर आप यही इंटरेस्ट पकड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया में तो वहां भी 1.5-2% की सब डेवलप कंट्री। तो हमारी अभी भी अंडर डेवलप कंट्री है, इसके लिए एफडी के रेट ज्यादा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एफडी के रेट और कम हो जाएंगे। अगर मैं 2000 में जाऊं या 1995 में जाओ, तब एफडी के रेट 10%, 11%, 12%, 15% तक हुआ करते थे, क्योंकि आज हमारी कंपनी काफी डेवलप हो चुकी है। इसके लिए एफडी के रेट 7.70 है। लेकिन एफडी से भी बचाने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं टैक्स का कंपोनेंट नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि आप टैक्सेबल इनकम में नहीं है। आप समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड। देखिए, ये म्यूचुअल फंड को बड़ा ध्यान से समझिएगा। म्यूचुअल फंड एक ऐसा जरिया है इन्वेस्टमेंट का जो कि आपके गोल को साकार कर सकता है और आपको एक हद तक फाइनेंशियल फ्रीडम तक भी पहुंचा सकता है। आपके लिए कॉर्पस भी खड़ा कर सकता है। आपके लिए जो आपने सपने अपने फैमिली के लिए बनाए, वो सपने भी इससे पूरे हो सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि व्हाट इज ए म्यूचुअल फंड। आपने बहुत ऐड तो देखी होगी म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम मेनी पीपल and this money is invested in stocks, bonds and other stock. A professional manager handle the investment and you earn return based on the fund's performance. इस सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एक तो मैं आपको फंड बता दूं। फंड में बहुत सारी कंपनियां म्यूचुअल फंड में, HDFC हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस हो गया, SBI हो गया, तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। क्वांट हो गया, फिर आपका कैनरा रोबोक हो गया, फिर आपका मोतीलाल ओसवाल हो गया, बहुत सारा क्वांटम हो गया, आपका बंधन बैंक हो गया, इन्वेस्को हो गया, बहुत सारी कंपनी म्यूचुअल फंड में है। अब मैं एक HDFC का एग्जांपल लेता हूँ।
जो बड़ी नॉन HDFC का म्यूचुअल फंड है। अब HDFC का एक म्यूचुअल फंड अगर मैं पकड़ता हूँ, कोई एक फंड पकड़ता हूँ, फ्लेक्सी कैप फंड पकड़ता हूँ, तो ये जो फ्लेक्सी कैप फंड है ये मैनेज करते हैं फंड मैनेजर और प्रोफेशनल। तो आपने फ्लेक्सी कैप में कोई पैसा डाला, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए डाला, तो हम लोग क्या, वो फंड मैनेजर क्या करता है, वो 1,000 रुपए 20 स्टॉक में डालता है। म्यूचुअल फंड में डालने का मतलब क्या है कि हम स्टॉक में डायरेक्टली नहीं डाल रहे। अगर हम एक रिलायंस का स्टॉक रहते हैं तो हमारी रिस्क कैपिटल बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि एक रिलायंस स्टॉक अगर ऊपर हुआ नीचे हुआ तो हमारा कैपिटल इरोड हो सकता है। पर यहाँ पर आपका 1,000 रुपए 20 स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो भी कौन करता है, प्रोफेशनली मैनेज करता है। तो इसके लिए यहाँ पर तो रिस्क कम हो जाते हैं। तो ये मनी कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में करते हैं, कई बार बॉन्ड में करते हैं, कई बार अदर एसेट में करते हैं। तो आप किस टाइप के म्यूचुअल फंड ले रहे हो उसी टाइप में ये लोग आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे मैंने बताया प्रोफेशनली मैनेज है, एंड आपका जो परफॉर्मेंस होता है इसके अंदर, उसके बेस के ऊपर आपको फंड के रिटर्न आते हैं। तो परफॉर्मेंस का जो पैरामीटर है उसको बोलते हैं NAV। उसका नाम है NAV, नेट एसेट वैल्यू। अगर मैं उसको लिखता हूँ नेट एसेट वैल्यू, तो आपकी इसको NAV बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू। और नेट एसेट वैल्यू क्या होती है वो भी मैं आपको एडवांस क्लास में डेफिनेटली आपको मैं समझाऊंगा आपको मैं कि नेट एसेट वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पर NAV, नेट एसेट वैल्यू के बेस के ऊपर फंड का परफॉर्मेंस होता है। वो मैं आपको अभी लाइव भी दिखाऊंगा आपको कि NAV क्या होती है। अब एक एग्जांपल समझते हैं, व्हाट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। स्मॉल इन्वेस्टमेंट ग्रो बिग मनी ओवर टाइम। सपोज यू अर्न रिटर्न ऑन योर मनी प्लस पास रिटर्न। सो एग्जांपल ले लेते हैं, हमने 1,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 20 साल के लिए, और म्यूचुअल फंड में अगर लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करो तो 12 से 15% तक आपको रिटर्न मिलता ही मिलता है। तो 1,000 रुपए लिए 20 साल के लिए एट द रेट ऑफ 12% या 10 लाख आते हैं। 10 लाख कैसे आते हैं, जो हमारा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 1,000 मल्टीप्लाई बाय 12 तो कितना हो गया, 12,000 रुपए हो गए। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 20 तो 2,40,000 हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है, 2,40,000 इन्वेस्ट किया हुआ है। और इंटरेस्ट कितना अर्न किया हुआ है, इस पे इंटरेस्ट है ना जो हमको रिटर्न मिला हुआ है, अब रिटर्न बोल दीजिए, इंटरेस्ट बोल दीजिए, 7,60,000 मिला हुआ। टोटल अमाउंट कितना है, क्या है, 10 लाख। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब आप अर्ली लाइफ में, अर्ली स्टेज के लाइफ में आप इसको इन्वेस्टमेंट करें। और ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए होगा तो हो सकता है आप अर्न भी कर पाओ, हो सकता है अर्न नहीं भी कर पाओ। तो शॉर्ट टर्म भी, मिनिमम शॉर्ट टर्म भी 3 साल का होना चाहिए, 3 से 5 साल का आपका होना चाहिए। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना रिटर्न आपको बेटर मिलेगा। अभी इसके अंदर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड कौन कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, डेब्ट होते हैं, हाइब्रिड होते हैं और ELSS होते हैं। देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है, इक्विटी में भी फिर बहुत सारी रेंज होती है कि लार्ज कैप में करना है, मिड कैप में करना है, स्मॉल कैप में। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में एडवांस क्लास में पूरा आपको बताऊंगा। अभी खाली आप यही समझिए कि इक्विटी फंड, डेप्थ फंड, इसमें हाई रिस्क लिखा हो तो हाई रिटर्न भी है, डेप्थ फंड में लो रिस्क है, स्टेबल रिटर्न है। हाइब्रिड है जिसमें इक्विटी और डेप्थ का मिक्स होता है 65% 35%। ELX टैक्स म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर की आप जो इन्वेस्ट करते हैं ATC में, उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको ATC का एग्जम्पशन देती है। अब ये समझते हैं कि हमको वाई इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड, व्हाट इज द की बेनिफिट, इसके की बेनिफिट्स क्या है। मैं इसके की बेनिफिट्स आपको थोड़ा मेरे दिख नहीं रहा होगा, तो इस फंड के की बेनिफिट्स क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको की बेनिफिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, प्रोफेशनली मैनेज होता है ये, लोअर एक्सपेंसेस होता है, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है, लिक्विडिटी होती है। अच्छा, म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एक एडवांटेज क्या है कि ये फंड कभी भी आपको, आप इस फंड को कभी भी आप लिक्विडेट कर सकते हो। आप इस फंड के अंदर आपको जब पैसे की जरूरत है आप एक क्लिक ऑफ द बटन के ऊपर आप इसको लिक्विडेट कर सकते हो। दूसरा, ये टोटल ट्रांसपेरेंट रहता है कि कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, परफॉर्मेंस क्या है, आप कभी देख सकते हो। एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट विड्रॉइंग, आपको अगर फंड का अपना 1,000 रुपए का, 1,000 का 1,500 करना है, 1,000 का 2,000 करना है, वो भी आप कर सकते हो। और विड्रॉइंग ऑप्शन भी रहता है। और कन्वीनियंट, हैसल फ्री है, पूरा टोटली ऑनलाइन हो जाता है। पर इसके लिए आपको पहले KYC करना पड़ता है। KYC इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। KYC नो योर कस्टमर जो है वो आप किसी भी साइट पे जाएंगे, वहां जाके आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं KYC। पहले KYC करना पड़ेगा। KYC जैसे ही आपका क्लियर होता है उसके बाद आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। वो भी मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा कौन सी कंपनियां करती है सब। देखिए SIP, अब SIP मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पर क्या करते हैं, इन्वेस्ट ए फिक्स अमाउंट मंथली। अब ये जो मंथली लिखा है मैंने, यहाँ पर जो है ना म्यूचुअल फंड के अंदर डेली ऑप्शन भी होता है, वीकली ऑप्शन भी होता है, फोर्टनाइटली 15 दिन का ऑप्शन भी होता है और मंथली भी होता है। 4 ऑप्शन होते हैं। लेकिन जनरली
अमूमन देखा गया है ज्यादातर लोग मंथली ही करते हैं। तो एक फिक्स अमाउंट आपने पकड़ लिया 2,000 रुपए का, तो 2,000 रुपए आपकी सैलरी से हर 5 तारीख को ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाते हैं और ये एसआईपी में चले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। ये ऑटोमेटिक ही होता है, इसके अंदर आपको मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बार आपने शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये पैसा आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होता रहता है। इसमें क्या होता है, रिड्यूस रिस्क एंड बेनिफिट फ्रॉम द मार्केट फ्लक्चुएशन। इसमें मार्केट जो है ना, आपको मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, मार्केट ऊपर है नीचे है, इसमें ऑटोमेटिकली आपका पैसा जो है एवरेज आउट होता रहता है। वो आगे वाली स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे एवरेज आउट होता रहता है। एंड दिस इज ए आइडियल इन्वेस्टमेंट फॉर सैलरीड एंड बिजनेस पर्सन जो कि डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, उनको म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके अलावा आप अपनी वेल्थ क्रिएशन नहीं कर सकते। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है, 2-3 बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से एक है लैंड के अंदर है, दूसरा है इक्विटी में और तीसरा आपका गोल्ड में है। ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स में गिना जाता है जहां आपकी वेल्थ क्रिएशन होती है इन्हें सिस्टमेटिक तरीके से। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसीलिए नाम इसका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान था। अब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बेनिफिट क्या होते हैं? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप ये मान के रखिए कि म्यूचुअल फंड 1 महीना 2 महीने का नहीं है, 3 महीने का नहीं है, लॉन्ग टर्म है। इक्विटी कैन प्रोवाइड ए सुपीरियर रिटर्न कंपेयर टू अदर एसेट क्लास ओवर द लॉन्ग टर्म। ये इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाई रिस्क के पर सुपीरियर रिटर्न आपको प्रोवाइड करता है। और बेनिफिट ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है एलिमिनेट द रिस्क ऑफ मार्केट टाइमिंग। इसका मतलब क्या हुआ? एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ मार्केट टाइमिंग, यानी आपको मार्केट ऊपर है कि नीचे आपको देखने की जरूरत नहीं है कि यार मार्केट नीचे है तो मेरा अभी इन्वेस्टमेंट करूं, अभी ऊपर है इन्वेस्टमेंट नहीं करूं, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। रेगुलर बेस पे हर महीना आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है और होने की वजह से क्या होता है कि लेवरेजेस रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेवरेजेस रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जो कैसे होती है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाता हूं कि आपका एवरेज आउट कैसे होता है। देखिए, नो नीड टू वरी अबाउट हाउ मच टू इन्वेस्ट। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंट रिस्क रिड्यूस द रिस्क फ्रॉम द डेली मार्केट मूवमेंट। डेली मार्केट फ्लक्चुएशन का आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एलिमेंट द नीड टू टाइम, कब इन्वेस्टमेंट करना उसका भी फर्क नहीं पड़ता है। स्मूथ आउट मार्केट फ्लक्चुएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। एसआईपी पे आपको कंटिन्यूस करना, आपको बाय मोर यूनिट व्हेन प्राइसेस आर लो एंड फीवर यूनिट्स व्हेन प्राइसेस आर हाई। नेविगेटिंग मार्केट वॉलेटिलिटी रिस्क, ये एसआईपी पूरा ये करता है। ये देखिए, अभी इसमें आपको जो मैंने आपको बताया ना एवरेजिंग कॉस्ट, तो अब मान लीजिए कि किसी ने 1 महीने में 5,000 रुपए लगाया, 12 महीने तक लगाया। अब ये एनएवी जो मैंने आपको बताया नेट एसेट वैल्यू है, नेट एसेट वैल्यू उसके 23 रुपए है, जहाँ कितने यूनिट मिलेंगे? 217। अब जो है दूसरे महीने मार्केट जब दूसरे महीने गया तो 21 रुपए हो गया, तो यहाँ 238 आ गए। तीसरे महीने मार्केट वापस थोड़ा सा ऊपर चढ़ा तो 22 रुपए आ गए। चौथे महीने 19 आ गए। इस प्रकार से करते करते हमने 12 महीने लगा, तो 12 महीने में आप देखेंगे हर महीने एनएवी अलग अलग है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है हमारे को? 3,000। अब ये मार्केट ऊपर या नीचे हमें देखना नहीं, हम इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे को इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 60,000 का। तो एवरेज जो एनएवी हुआ, जो मैंने बताया ना रुपी एवरेजिंग कॉस्ट, तो एवरेज हमको कितने पे आया? 19 रुपए 96 पैसे पे आया। जबकि कुछ परचेस हुआ 24 पे भी हुआ, कुछ परचेस 16 पे भी हुआ, कुछ परचेस 17 पे भी हुआ, लेकिन हमें कंटिन्यूअस मार्केट में बना रहना पड़ेगा। तो एवरेज, और ये अगर लॉन्ग टर्म पे आएगा तो ये और आपको बेनिफिट देगा। ये मैं आपको ऑनलाइन अभी समझाऊंगा। अब ये देखिए कि इन्वेस्टमेंट का बेसिक फंडा क्या होता है? इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस स्पेंडिंग इज इक्वल टू सेविंग। ये अक्सर ये वाला जो है ना, पहला वाला लोग करते हैं, इनकम माइनस स्पेंडिंग इज इक्वल टू सेविंग, यही लोग बात करते हैं, ज्यादातर लोग ये करते हैं। लेकिन आपको ये नहीं करना, आपको रेड वाला ऑप्शन नहीं करना, आपको ब्लू वाला ऑप्शन करना है। ब्लू वाला ऑप्शन के अंदर क्या है कि इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस या स्पेंडिंग। तो आपकी इनकम लाख रुपए है, आपको 30,000 रुपए सेविंग के लिए अलग निकालना है और बाकी अमाउंट 70,000 में आप स्पेंड करिए। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ऐसे ऐसे हमारे को एसआईपी भी बढ़ानी चाहिए। एसआईपी को धीरे धीरे एसआईपी भी हर साल, जैसे इनकम में अगर 10% इंक्रीज होता था, एसआईपी भी 10% इंक्रीज से बढ़ानी चाहिए आपको। अब ये देखिए कि ये भाई रामलाल है, तो इनका आज का जो है 25,000 रुपए है, 20 साल के बाद इनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, ये 66,000 रुपए हो जाने वाला है, 66,000 हो जाने वाला है। इससे भी ज्यादा होगा, 5% का इन्फ्लेशन पकड़ के चल रहे हैं। तो इनको क्या करना? रिटायरमेंट का कॉर्पस रिक्वायर्ड टू मीट आउट द पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस इट इन्वेस्टेड एट 7%, और उसको 1.34 करोड़ रुपीज चाहिए उसको। तो मंथली ऐसे भी रिक्वायर्ड, अगर 12% रिटर्न आ रहा है तो 14,000 रुपए लगेगा,
13% रिटर्न आ रहा है तो 12,000 रुपए और 16% रिटर्न आ रहा है। तो अगर आप जल्दी करेंगे तो आपको खाली 8 से 9,000 रुपए का ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो आप अपने गोल पे इजीली पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल बताया चाइल्ड का कि आपको 20 लाख रुपए आज एजुकेशन का लग रहा है, 15 साल के बाद यही एजुकेशन को 41 लाख रुपए हो जाएगी, तो आपको जो 41 लाख रुपए चाहिए तो आपको एसआईपी कितने की करनी पड़ेगी। इस प्रकार से एग्जाम्पल जो है आपके बच्चे के मैरिज का बताया हुआ है कि अगर आज 20 लाख है तो उसमें मैरिज की कॉस्ट 53 लाख होगी, तो उसके लिए मेरे को 53 लाख के लिए 12% के हिसाब से 5,000 और 16% के हिसाब से 3,533 रुपए करने पड़ेंगे। ये आपको 20 साल का अगर पीरियड है तो आपको भाई 3,000 में काम निपट जाएगा। और अगर 20 साल में आपने 3,000 आज नहीं सेव करते हो या 4,000 आज 5,000 सेव नहीं करते हो, तो 20 साल के समय आपको फिर वो 53 लाख का जो लोन लेना पड़ेगा और उसके बाद जो पैसा देना पड़ेगा वो 53 लाख की जगह आप 1.5 करोड़ चुकाओगे। लेकिन आज अगर प्लानिंग कर लेते हो तो फ्यूचर आपका टोटली फाइनेंशियली सेफ हो जाता है। अब इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म थ्रू म्यूचुअल फंड, डू नॉट ट्राई टू टाइम मार्केट, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। एंड टेक द प्रोफेशनल हेल्प। तो ये कहाँ किस रूप में कहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो इसको वाया मोबाइल भी कर सकते हो। ग्रो है, जरोदा है, ग्रो एंड जरोदा इज वेरी कॉमन प्लेटफॉर्म, यहाँ से आप कर सकते हो। एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई डीमैट अकाउंट खुला कर सकते हो, या किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की गाइड भी ले सकते हो, जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, एक्सपर्ट टू गाइड यू ऑल्सो। बट ग्रो एंड जरोदा से आप ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हो। एंजल भी बहुत सारे हैं, मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप कोई भी कंपनी के अकाउंट, आप कोई भी कंपनी के ऐप डाउनलोड करके उससे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी कंपनी का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तो प्लीज आपको जो कंपनी पसंद आए उस कंपनी से कर लिए। ग्रो और जरोदा थोड़ी फेमस है, थोड़ी पॉपुलर है, और इनके जो है इन्वेस्टर और इनके क्लाइंट बेस बहुत बड़ा है, और ये प्लेटफॉर्म मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया। आपको कॉइन है, पेटीएम मनी है, एचडीएफसी, आईसीआई, एसबीआई, कोटक। अभी देखिए, म्यूचुअल फंड द बेस्ट वे टू ग्रो योर वेल्थ। स्टे अर्ली, स्टे इन्वेस्टेड, बी पेशेंस। जितना जल्दी आप करोगे एसआईपी में उतना ही आपको फायदा होने वाला, और इसमें पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर पेशेंस नहीं है आप में तो भाई इसमें इन्वेस्टमेंट मत करना, आपका पैसा ग्रो नहीं हो पाएगा। SIP is a key to financial plan. Connect with my team to start the investment। लेकिन अभी आपको मैंने बता दिया है, तो आप जो है इसको बिल्कुल जो मैंने आपको बताया उस ऐप पे आप जाइएगा, और डेफिनेटली आपको कुछ होगा, और आपको इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम इंफॉर्मेशन जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, किस प्रकार से पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करती है, मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए मेरी स्क्रीन दिख रही है। अब ये देखिए, आपको अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जो है 5,000 का इन्वेस्टमेंट। अब ये देखिए 5,000 का इन्वेस्टमेंट जो है, 5,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट, ये ऐसे भी कैलकुलेटर में आपको बता रहा हूँ कि 5,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट करने पर आपको 5 साल के लिए, आपने 5 साल के लिए ये किया, आपने 5 साल के लिए किया, तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा आपका, 3 लाख का होगा, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% है, तो 5 साल के लिए 60,000 रुपए हर साल, तो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट 3 लाख है, और मेरे को 1,12,000 रुपए रिटर्न मिल रहा है। यहां तक क्लियर है दोस्तों? फिर से मैं समझा रहा हूँ एक बार और, बहुत सारे समझा रहा हूँ। आपने स्टार्ट की SIP, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टार्ट SIP नाउ, तो आपने 5,000 रुपए की SIP मंथली स्टार्ट की। ठीक है, आप 5,000 रुपए भी मैं नहीं लेता, मैं कम अमाउंट लेता हूँ यहाँ पर, मैं खाली लेता हूँ यहाँ पर 2,000 रुपए। 2,000 रुपए की SIP मैंने स्टार्ट की, खाली 2,000 रुपए, और ये मैंने 5 साल के लिए किया, 12% रेट ऑफ रिटर्न, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 1,20,000 का, और एस्टिमेटेड रिटर्न कितना हुआ, 44,000 का। तो यहाँ पर जो ऑरेंज वाला पैच आप देख रहे हैं ना, ये ऑरेंज वाला, ये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड 5 साल का है। अब ये 5 साल के पीरियड को अगर मैं बढ़ा देता हूँ, 10 साल करता हूँ, तो दोस्तों क्या रिटर्न होगा, चलिए देखते हैं। 5 साल को मैं 10 साल करता हूँ, देखिए 10 साल किया। अब आप 10 साल के अंदर आप देखिए यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अभी जो ऑरेंज वाला आपको ज्यादा दिख रहा था, देखिए इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो गया, 2,40,000, और रिटर्न देखिए पहले 5 साल में 44,000 का रिटर्न था, अभी कितना है रिटर्न, 2,24,000।
देखिए यहाँ ये बहुत समझ वाली चीज है कि टाइम जैसे ही बढ़ा आपका रिटर्न भी बढ़ा। मैं आपको फिर से आपको 5 साल वाले उस पर ले जाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए 5 साल है, 5 साल में कितना, 44,000 रिटर्न, ओनली 44,000 रिटर्न। अब आप क्या सोचेंगे कि अगर मैं 10 साल करूंगा तो ये रिटर्न भैया 80,000 हो जाएगा, बराबर है, 44 45 90,000 हो जाएगा, लाख रुपए हो जाएगा अगर 10 साल करूंगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर 10 साल आप इसको करते हैं तो लाख रुपए रिटर्न नहीं होता है। आप देखिए कहाँ 44,000 और कहाँ 10 साल के अंदर कितना रिटर्न हो रहा है, आप ये देखिएगा 2,24,000, कहाँ 44,000 और कहाँ 2,24,000, यानी में 2 लाख से भी ज्यादा का रिटर्न आपको मिल रहा है। 2,24,000 का रिटर्न आपको आ गया। आपको खाली आपने क्या किया, 5 साल ही बढ़ाया आपने, पीरियड को ओनली 5 ईयर्स आपने बढ़ाया, अमाउंट 2,000 ही है, पीरियड को ओनली 5 ईयर्स बढ़ाया और 2,24,000 का रिटर्न आपका आ गया। है ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब बोलेंगे सर ये तो बहुत बढ़िया है, 10 साल में बहुत बढ़िया है। अगर आपकी एज 25 और 35 के बीच में, क्यों नहीं 25 साल को करते हो? तो भाई चलिए अब अपन और आगे बढ़ते हैं और इसको करते हैं 15 साल। 15 साल के अंदर आप देखिए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट खाली 3,60,000 है। अब ये देखिए ये जो ऑरेंज वाला पैच है, जो इन्वेस्टेड पैच है, वो छोटा होता जा रहा है और ब्लू वाला पैच को बड़ा होता जा रहा है। तो मजे की बात आप ये देखिए, यहाँ पर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ उससे दुगना रिटर्न आपको मिल रहा है 6,50,000 का, और आपकी टोटल वैल्यू होगी 10 लाख 2,000 के दो। और जब 15 साल का पीरियड होता है तो अमूमन सभी फंड जो है ना 15% के आसपास रिटर्न कर देते हैं, 3% रिटर्न आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ 10 लाख का सीधा 13,000 हो जाता है। अभी यहाँ भी मैं रुक नहीं रहा हूँ, अब मैं इसको करने वाला हूँ भाई सीधा 20 साल, इसको 20 ईयर्स रिटर्न करता हूँ। आप देखिए, अब देखिए इन्वेस्टमेंट का पैच जो है बहुत छोटा सा हो गया, 20 साल में ये 30,000 हो गया। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और रिटर्न देखिए 25 लाख रुपए खाली 2,000 ही बढ़ा रहे हैं, हम 2,000 ही कर रहे हैं। और मैं इसको अगर 25 साल करता हूं तो ये 65 लाख हो जाता है। और इसी को मैं अगर 30 साल करता हूं, ओनली 30 ईयर्स तक करता रहता हूं, तो भाई कहां करोड़ की दिक्कत है यार। अगर आपने 25 पे भी शुरू किया, 30 पे भी 2,000 रुपए, ओनली 2,000 रुपीज, आज के 2,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं। एक सिस्टमेटिक 2,000 रुपीज, भूल जाइए 2,000 रुपीज, क्योंकि आज आपकी 30 साल की अगर एज है या 32 साल की एज है, तो आप अगर कमा रहे हैं 30,000 40,000, लेकिन आने वाले 10 साल में 40,000 इनकम नहीं रहने वाली है आपके। आने वाले 10 साल में इनकम बढ़ने वाली है। अगर 10% का इंक्रीमेंट पकड़ूंगा तो आने वाले समय 50,000 हो जाएगी, 60,000 हो जाएगी, 70,000 हो जाएगी। मैं तो खाली 2,000 का ही बोल रहा हूँ। उस समय अगर आप नहीं बढ़ाओ तो भी चलेगा, पर 2,000 तो इन्वेस्टमेंट करते रखो। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, ये 2,000 को की जगह आप ये देखिए इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना छोटा हो गया। और दोस्तों इसको मैं अगर 35 साल कर देता हूँ, 35 ईयर्स कर देता हूँ, लुक एट द अमाउंट। सॉरी 35 नहीं करा मैंने इसको, 30 ईयर्स से क्यों हो रहा है, 35 नहीं हो रहा, 30 ईयर्स ही है, 30 ईयर्स पर कंप्लीट हो गया। तो 30 ईयर्स के अंदर ये 1,40,00,000 आपको दे देता है। अब आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर 2,000 की जगह मैं इसको 5,000 करता हूँ, अगर किसी भी हालत में 5,000 कर सकूं मैं, तो 3.5 करोड़ रुपए आ जाता है। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। होप यहाँ पर क्लियर हो गया। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको करना है, कोई भी फंड में करिए। लार्ज कैप वाले फंड में करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क कम होता है, मिड कैप में करते हैं तो थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, स्मॉल कैप में थोड़ा रिस्क और ज्यादा होता है। पर डरने की कोई बात नहीं है, अगर आपने इसका लॉन्ग टर्म 5-6 साल का होराइजन पकड़ा है तो वो आप इजीली आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक फंड निकला था HDFC फ्लेक्सी फंड, ये देखिए दिख रहा है आपको मेरी स्लाइड पे, स्लाइड पे दिख रहा है HDFC फ्लेक्सी फंड। तो ये HDFC फ्लेक्सी फंड जो है 30 ईयर्स के लिए, HDFC फ्लेक्सी फंड है जो 30 ईयर्स के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट है। ये HDFC फ्लेक्सी फंड 30 ईयर्स के लिए किया गया है। और ये जो फंड है, ये फंड आपको ऑलमोस्ट रिटर्न कितना दे रहा है आपको, 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए गए किसी ने मंथली HDFC फ्लेक्सी फंड में 30 साल के लिए, 1 जनवरी 1995 को। ये सबसे पुराना फंड है HDFC का, और ये अप्रोक्सीमेटली 21 करोड़ रुपए का रिटर्न दे रहा है। और आपने जो रिटर्न इसमें दिया है, आपने जो रिटर्न देखा है, इसमें तकरीबन ऑन एन एवरेज 20% के आसपास का इनको रिटर्न मिला हुआ है।
और आपका अमाउंट कितना इन्वेस्टेड है, 30 साल में आपने 10,000 दिया है ना, हर साल आप कितना दे रहे हैं आप उनको, 1,20,000। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 30 है ना, आपने उनको 30 साल में 36 लाख रुपए दिए। 36 लाख के अगेंस्ट में आपको 21 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि ये फंड पुराना है, इसके लिए मैंने आपको दिखाया। तो आपने देखा ये फंड, तो ये फंड भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया और वो कैलकुलेशन भी दिखाया मैं आपको। अब मैं आपको एक लाइव भी दिखा देता हूँ कि फंड को सिलेक्शन के लिए कौन सी साइट को यूज करते हैं। तो मैं साइट जो यूज करता हूँ वो साइट यूज करता हूँ मैं वैल्यू डिस्कवरी वाला साइट यूज करता हूँ। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वैल्यू डिस्कवरी वाला जो है उसमें आपको फंड जो है वैल्यू रिसर्च वाला जो है ये, इसमें मैं आपको एक आध फंड आपको मैं दिखाता हूँ कि फंड को कैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं। इसके अंदर ये देखिए, ये मैं चला गया, ये फंड पे गया मैं। अब फंड के अंदर मैंने यहाँ पर ले लिया, मैं आईसीआईसीआई का एक ले लेता हूँ, आईसीआईसीआई का वैल्यू डिस्कवरी फंड लेता हूँ मैं। इसका वैल्यू डिस्कवरी फंड, वैल्यू डिस्कवरी फंड ले लिया। अब ये फंड जब आप जाते हैं उस पे, तो ये फंड आपको मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। ये फंड देखिए, जो मैं आपको 12%, ये बिल्कुल ऑनलाइन है, अभी का है, बिल्कुल एकदम फ्रेश है। इसका एनएवी देखिए, एनएवी 460 रुपए है, 460 है एनएवी, 460.15 है। अभी इसका 3 साल का रिटर्न है 19.99%, 5 स्टार भी है ये। और ये अगर मैं 3 साल की जगह इसको मिनिमम 5 साल भी ले जाता हूँ तो भाई साहब इसका रिटर्न 30% हो जाता है। और मैं इसको 10 साल ले जाता हूँ, अपन मान के रखिए 10 साल के लिए लेते हैं इसको, तो इसका रिटर्न 14% होता है। तो 15% के आसपास आपको रिटर्न आता है। तो आपको अब देखना है कि कहाँ पर आपको इसको करना है। जितना लॉन्ग टर्म करेगा उतना बेनिफिट है। कई बार शॉर्ट टर्म में अच्छा बेनिफिट मिल जाता है, पर ये मैंने लॉन्ग टर्म में आपको बताया आपको। अब इसका ये कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये हम उसको पोर्टफोलियो देख लेते हैं। देखिए, इसने इक्विटी में जो भी पैसा कलेक्ट होता है उसमें इक्विटी में 92% करा है, एसेट एलोकेशन में 1.6% करा हुआ है, और कैश एंड अदर उसमें करा हुआ 5.9%। अब इसका स्टाइल क्या है, ग्रोथ स्टाइल, मतलब इसमें सब में जाना नहीं, खाली मैं आपके एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। तो कौन कौन सा फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन से सेक्टर में, फाइनेंस में, एनर्जी में, टेक्नोलॉजी में, कंज्यूमर में, और ये कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें। एचडीएफसी, यानी आपका जो 1,000 रुपए आप डाल रहे हो या 2,000 रुपए डाल रहे हो, ये इन सब में डिवाइड हो रहा है। एचडीएफसी में डिवाइड हो रहा है, रिलायंस में डिवाइड हो रहा है, आईसीआईसीआई में डिवाइड हो रहा है, और ये आपको सन फार्मा में डिवाइड हो रहा है, मारुति सुजुकी, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों में डिवाइड हो रहा है ये पैसा। आप समझ लिए कि आपका पैसा सेफ है। तो आपने खाली 1,000 का तो एक स्टॉक आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको 1,000 में तकरीबन 2 से 3 यूनिट मिल जाता है, क्योंकि 460 रुपए का है ये। 1,000 जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें रिटर्न का क्या है, इसमें ये देखिए रिटर्न जो है, इसके अंदर मैं रिटर्न भी दिखा देता हूँ आपको इसका। और ये राइट टाइम है, ये इन्होंने अलग अलग बताया कि कहाँ पर कितनी एनएवी है। यहाँ पर जो पीक पे एनएवी 1 अक्टूबर को 517 थी, तो अभी इसके एनएवी ऑलमोस्ट गिर चुकी है, 460 के आसपास एनएवी है इसकी। आपको ज्यादा कुछ देखना नहीं है, तो खाली मैं आपको एक टेक्निकल एनएवी है 460 के आसपास एनएवी है इसके अंदर। और ग्रोथ फंड में हमको करना चाहिए, जिससे कि आपका जो भी ग्रोथ होता है वो आगे आपका इन्वेस्टमेंट होता रहता है। तो इसमें जैसे इन्होंने एक एग्जांपल बताया है कि 1 लाख रुपए लमसम लगाए अपफ्रंट, हमने अपफ्रंट लगाया भाई 0, या हमने 1,000 रुपए लगाया, हमने 1,000 नहीं 5,000 का मैं एग्जांपल लेता हूँ, 5,000 लगाया, और मंथली एसआईपी भी हमारी 5,000 की हो गई। बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ आपको मैं। और 12 साल का इसका मेरे ख्याल से फंड ही 12 साल का है, ये 15 साल का है, हाँ 15 साल का आ रहा है ये। 15 साल के लिए हमने फंड को लिया, अब कैलकुलेट करते हैं, सॉरी ये 12 साल ही है, 12 साल का ही फंड है ये, तो 12 साल ही आएगा इसमें। अब देखिए 12 साल के अंदर आपने 5,000 लगा है और आपको 55 लाख रुपए मिला। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, 15,40,000 का है। अब 5,000 की जगह मैं अमाउंट को कर देता हूँ 3,000। तो अब 3,000 अमाउंट को मैंने कर दिया है, सॉरी, और यहाँ भी मैंने 3,000 अमाउंट कर दिया मैंने आपको, यहाँ भी मैंने 3,000 का अमाउंट कर दिया है। और फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ क्या अमाउंट होगा, ये देखिए। तो यहाँ 3,000 का अमाउंट करते हैं 12 साल के लिए, तो 14,39,000 होगा। 18.43% का एनुअलाइज रिटर्न है। आपका इन्वेस्टमेंट है 4,35,000 का। और इसी को अगर मैं 10,000 कर देता हूँ पर मंथ, एंड देन आप ये देखिए, आप जितना अमाउंट ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये 10,000 पर मंथ कर दिया मैंने, और फिर मैंने इसको कैलकुलेट किया मैंने, तो 47,96,718 आया। दोस्तों पहला वाला 5,000 वाला, सॉरी वो थोड़ा गलत था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। 5,000 का भी दिखा देता हूँ आपको मैं एक बार। 5,000 किया, और ये फिर 5,000 मैंने किया, और 12 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड रखा,
ये लगभग 5 हजार में आपको 23,98,000 आएगा। तो ये मैंने आपको एक फंड आपको दिखाया है। ये फंड जो है लार्ज कैप की कैटेगरी में आता है, वैल्यू डिस्कवरी फंड। अब मैं आपको एक स्मॉल फंड भी दिखा देता हूँ। ये वैल्यू डिस्कवरी फंड के अंदर में वैल्यू रिसर्च से मैं देखता हूँ। मैं आपको एक आपको निप्पॉन स्मॉल कैप फंड दिखा देता हूँ। आपको मैं निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन स्मॉल कैप, देखिए निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, इसका 3 साल का रिटर्न कितना है? 21%। ये थोड़ा सा हाई रिस्क है। इसका एनएवी कितना है? 160 है। और ये अगर मैं जाऊंगा कि अपने को 10 साल के लिए कितना इसमें आ रहा, 10 साल के लिए भाई इसमें 20% आ रहा, उसमें 14% आ रहा था, क्योंकि वो लार्ज कैप था, ये स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अब ये कहाँ पर इन्वेस्ट करते थे? ये सब छोटी कंपनी इन्वेस्ट करते थे। अब रिटर्न अपन देख लेते हैं कहाँ पर कैसा रिटर्न कैलकुलेशन करते हैं, इसका रिटर्न कैलकुलेटर भी कर लेते हैं। तो ये फंड कितने साल पुराना है वो भी मालूम चल जाएगा अपने को। देखिए इन्होंने 12 साल ही पकड़ा, यहाँ पर 12 साल का ही है। तो यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ भाई 5,000 4,000 रुपए का, और यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपए का करता हूँ। और ईयर पकड़ता हूँ मैं कितना, 15 साल है कि 12 साल है इसका, सॉरी 12 साल का ही है, ये भी 12 साल का है। तो 4,000 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और ऐसे भी 4,000 का है 12 साल के लिए, तो 28 लाख रुपए होता है। 24.14 एनुअलाइज रिटर्न है। तो दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ। मैं कोई फंड को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, नहीं कोई मैं मीडिया को रेकमेंड कर रहा हूँ। प्लीज इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये जो फंड दिखा रहा हूँ ओनली एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखा रहा हूँ। तो ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हो सकता है कि आपको ये एकदम क्लियर हो गया हो कि फंड कैसे वर्क करते हैं, और आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपने एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, वो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया। और यहाँ पर मैं एक अल्बर्ट आइंस्टीन का कोट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो कंपाउंड का इंटरेस्ट है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, एंड इट अर्न्स एंड हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स एंड हु डज नॉट अंडरस्टैंड इट पेज। जो अंडरस्टैंड नहीं करता है उसकी तो वैल्यू डिवैल्यू होगी। अगर आप एफडी वगैरह में पैसा रख रहे हो तो आपके डेफिनेटली पैसा इरोड ही होगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। एंड म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट वे टू क्रिएट वेल्थ फॉर द लॉन्ग टर्म। हैप्पी इन्वेस्टमेंट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो गाइज यहाँ पर मैं अपना प्रेजेंटेशन को स्टॉप करता हूं मैं, और मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड जो है आपको किस प्रकार से आपको हेल्प करेगा आगे आपको करने में। और दोस्तों ये मैंने खाली आपको बेसिक आपको बताया आपको, और इसके अंदर बेसिक के अंदर क्या है जो मैं आपको बेसिक आपको बता रहा हूँ, वो इसमें जो इन्वेस्टमेंट आपको करना है वो इन्वेस्टमेंट आपको एक आपने फिक्स कर लिया ना, तो उसको बीच में तोड़िएगा मत। वो फिर चलने दीजिए इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक। भले आप इसमें 1,000 रुपए से स्टार्ट करिए, और ये मत घबराइए कहाँ करना है, मैंने आपको बताया। अगर आपको ऐसा लगता है कि कौन से फंड में करना चाहिए, अगर आपके पास पैसा है तो कौन से 2-3 फंड में करना चाहिए, लार्ज कैप में करना चाहिए, मिड कैप में करना चाहिए, स्मॉल कैप में करना चाहिए, उसके बारे में भी मैं एक अलग से सेशन बताऊंगा, और उसके में भी आपको बताऊंगा। लेकिन इसका बेसिक फंड बहुत ज्यादा टेक्निकल में आप मत समझिए। बहुत ज्यादा अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, शार्प रेशो क्या होता है, एक्सपेंस रेशो क्या होता है, वो आपके लिए जरूरी नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा, तो आप इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करिए, वो इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स तो देखने पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक आपको फंडामेंटल तो आप समझ गए होंगे अभी एसआईपी का। तो एसआईपी को स्टार्ट करिएगा, और जब आप स्टार्ट करना है इसको बंद मत करिएगा, और कोशिश करिएगा कि अमाउंट जब आपके सैलरी से निकल जाए, अमाउंट जब आपकी बिजनेस इनकम से निकल जाए, अमाउंट आपके कोई इंटरेस्ट से निकल जाए, तो ये अमाउंट को आप बिल्कुल ये मान के रखिएगा कि ये अमाउंट जो है आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए जा रहा है। जैसे कि हम टैक्स भरते हैं, जैसे कि हम जीएसटी देते हैं, जैसे कि हम कोई हमारा मंथली एक्सपेंस होता है उस प्रकार से। जैसे मोबाइल रिचार्ज करने के हर महीने 200 रुपए 500 रुपए डालते हैं, घर के खर्चे के डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पैसे डालते हैं, उसी प्रकार से सोशल सिक्योरिटी अमाउंट के नाम से इसको निकाल दीजिए। तो यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है कि सर मेरी इनकम इतनी, तो कितना परसेंटेज मेरे को करना चाहिए। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा भी है। तो भाई जो भी इनकम हो आपकी, एटलीस्ट मिनिमम स्टार्ट विद 10% एंड गो अप टू 20%। अगर 25,000 की इनकम है तो 10% आपको अलग निकालना, 50,000 की इनकम है तो 5,000 अलग निकालना। ये बैर मिनिमम है। अगर 30% आप निकाल सकते हैं तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं।
और जो आप निकाल रहे हो 10%, तो अगले साल अगर 1,000 रुपए आप निकाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपकी इनकम 10,000 है या आपकी इनकम 2,500 है, तो आप सॉरी 50,000 है, तो आपने 50,000 के हिसाब से 10% के हिसाब 5,000 निकाले, तो नेक्स्ट ईयर में 10% बढ़ा दीजिए, 500 रुपए और बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपकी भी इनकम बढ़ने वाली है। तो जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, तो इसमें भी स्टेप अप करिए आप इन्वेस्टमेंट में, तो आने वाले समय के अंदर मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग और एक आपको बहुत बड़ा पर्पस आपको मिल जाएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माय वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, स्टे इन्वेस्टेड,